देखिए प्रोजेक्ट रेट मॉडल प्रश्न 2023 वाणिज्य संघ का यानी कॉमर्स अकाउंटेंसी का है, क्लास 12 का है ना। तो जिला प्रशासन कोडरमा के तहत ये हमारे उपायुक्त आदित्य रंजन सर ने के तत्वाधान में ये सारी चीजें की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आगे बढ़ते हैं हम। सेट वन, तो अकाउंटेंसी का सेट वन अब हम लोग देखेंगे। और ये बहुत अच्छा मॉडल सेट बनाया गया है, जैक के बेसिस मॉडल पे के बेसिस पे बनाया गया है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, और जहां भी डाउट हो कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडल सेट वन का पहला सवाल, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? नाम क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। यानी कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो जिसमें होता है वो एक रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो ये आपका एक रियल अकाउंट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन संस्था बनाती है? जो प्रॉफिट ना कमाती है वो संस्था बनाती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पर्सनल लिखा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम जो है, सचिव को मानदेय का भुगतान जो है वो जनरली तौर पे किया जाता है। ये एक रेवेन्यू नेचर का होता है, यानी डेली बेसिस का ये पेमेंट होता है। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, है ना। चलिए, ये एनपीओ के लिए बहुत ही कॉमन एक्सपेंस है, बहुत ही कॉमन एक्सपेंस है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सॉरी, जा रहा है, एक सेकंड में देख लें। चलिए, सॉरी। इन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नॉन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एक्सेस ऑफ इनकम वर्क एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। यानी वो संस्था जो लाभ ना कमाती है, व्यापार नहीं करती है, उनका जो इनकम है वो अगर ज्यादा है किससे? खर्च से। तो उसको क्या कहते हैं भैया? सरप्लस को कहते हैं। जैसे जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है यानी बिजनेस करती है, वो संस्था जो बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है, उनका जो इनकम ज्यादा होता है खर्चे से, तो वो उसे प्रॉफिट का नाम देते हैं। लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी गैर व्यापारिक संस्था जो है, वो अपने एक्सेस ऑफ मनी को, एक्सेस ऑफ इनकम को सरप्लस का नाम देती है। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर को, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा, तो उसे डेफिसिट का नाम देती है, यानी डेफिसिट का नाम देती है। ध्यान रखिएगा, इनकम ज्यादा खर्चा कम, सरप्लस, खर्चा ज्यादा इनकम कम, डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू। भैया पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो इसका आंसर पार्टनर्स कैपिटल होगा। अब देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल लगाता है फर्म में, तो उस पर ब्याज मिलता है, तो किस पे कैलकुलेट होगा? तो जो जितना कैपिटल लगाएगा, यानी जितना शुरू में कैपिटल लगाया है उस पे मिलेगा ब्याज, यानी कैपिटल एट दी बिगनिंग। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, रेवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट इज भैया ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएशन और रीअसेस, यानी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बनाया जाता है। तो उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करता है। तो जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चौबे एंड दुबे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। In future, they have decided to share profits in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो जैक के मॉडल में भी था, ये एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे चौबे और दुबे दिया हुआ है। देखिए रेशियो यहाँ पे भी सेम है, चौबे और दुबे जी का 2:3। और देखिए ऑप्शन जो है उसमें एक्स वाई दिया हुआ है। तो आप इसे एक्स वाई मान के अगर बनाते हैं, एक्स वाई मानकर बनाते हैं आप इसे, तो यहाँ पे इसके आंसर क्या हो गए? सेक्रीफाइस कौन कर रहा था वहां पे? वाई सेक्रीफाइस किया, तो इसका आंसर वाई हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स का और वाई का, यानी कि चौबे और दुबे जी का अगर आप निकालना चाहते हैं, तो 2/5 ओल्ड रेशियो, 3/5 ओल्ड रेशियो, और इसका जो न्यू रेशियो है 1/2 है, यानी इक्वल हो गया 1/2 है। अगर आप इसे लेस करते हैं तो वाई का सेक्रीफाइस आएगा 1/10, यानी कि दूबे का सेक्रीफाइस आएगा। तो ध्यान रखिए, सब मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं।
एंड एसेट्स विच इज नॉट फिक्टिटियस, यानी वो एसेट जो काल्पनिक नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है ना, लेकिन इंटेंजिबल है, यानी जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और उसको बेचने के बाद पैसा भी आता है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब उसे बेचने के बाद पैसा भी आएगा, तो वो एक ही एसेट है, वो है गुडविल। क्योंकि इस चारों ऑप्शन में मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों टेंजिबल एसेट्स, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन गुडविल एक ऐसा एसेट जो इनटेंजिबल है और रियलाइजेबल भी है, उसको बेचने का पैसा भी मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनटेंजिबल एसेट्स और रियलाइजेबल, वैल्यूएबल, वर्देबल, ये जो है वो आपका गुडविल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट 10,000, 18,000 और 14,000 दिया हुआ है, और आपको गुडविल कैलकुलेट करना है 2 इयर्स के परचेज के बेस पे। मैंने पिछले भी जैक के मॉडल में भी बताया था आपको कि एवरेज प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल प्रॉफिट और जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 10, 18, 28 और 14 कितना हो गया, 42,000। और कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो 3 से डिवाइड कर दो, इन नंबर ईयर परचेज कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 ईयर, यानी कि 14 तिया 42, 14,000 है गुने 2, यानी 28,000 आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए 28,000 आंसर है। तो गुडविल का आंसर जो है वो 28,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी कि जो सामान्यतः प्रॉफिट से चीजें थोड़ी सी साइड कर दी जाती है ताकि फ्यूचर में काम दे, कोई उसका स्पेशल नाम नहीं रखा जाता है या कोई स्पेशल काम नहीं होता उस पैसे का, एक नॉर्मली वो पैसा सेव किया जाता है ताकि फ्यूचर में काम दे। तो जनरल रिजर्व जो है वो आपका किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर जब एडमिट होता है, तो जो पार्टनर्स ओल्ड होते हैं उनके अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व बनाया गया है वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट से बनाया गया है, तो इस पे जो है किसका हक होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही हक होगा। तो यहाँ पे आंसर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ध्यान रखिएगा, जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस साइड में, क्रेडिट में कि डेबिट में, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, partner selling profit the ratio of 1:1. They admit Jet for 1/5 share who contributed rupees 25,000 for a share of goodwill. The total value of goodwill of the firm will be. देखिए यहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो गुडविल लेकर, आप जानते हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लेकर आता है, एक आता है कैपिटल लेकर और दूसरा आता है गुडविल लेकर। गुडविल लेकर इसलिए आता है क्योंकि पुराने पार्टनर्स का जो पुराने पार्टनर जो बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं, बहुत सारा मेहनत किया उन्होंने और वो अपना गुडविल बनाया है। अब एक नया पार्टनर आएगा तो उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो साथ ही साथ प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। फर्स्ट डे ऑफ द इन्वेस्टमेंट से वो जो है प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, तो पुराने पार्टनर जो है उनसे गुडविल चार्ज करते हैं। तो पूरे फर्म का गुडविल यहाँ निकालने कह रहा है, तो अगर न्यू पार्टनर का गुडविल आपको पता है तो फर्म का जो गुडविल है, फर्म गुडविल, वो आसानी से निकलता है। जो आपका न्यू पार्टनर से गुडविल है उस अमाउंट को आप उसके शेयर्स को रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं, यानी 1/5 के लिए आया उसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000। तो आपका ये 1,25,000 गुडविल का आंसर। ध्यान रखिएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू गुडविल bring by the new partners into reciprocal of partners new partners share। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसके अकाउंट में क्या चीज क्रिएट होती है, तो भैया पूरा फर्म का गुडविल तो क्रिएट नहीं होगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर का गुडविल उसके अकाउंट में क्रिएट कैसे हो जाएगा, जो उसका शेयर होगा वही उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हीज हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका जो हिस्से का गुडविल होगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी चलते हैं, दो मॉडल और सॉल्व करना है। सो द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल और 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो, अभी मैंने आपको बताया था गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो किसका दिया हुआ है, आपका सतीश रिटायरमेंट के बाद, यानी कि राजेंद्र और तेजपाल जी का, यानी राजेंद्र और तेजपाल का जो है आपका 3/5 न्यू दिया हुआ है, 2/5, 3/5, 2/5, और उसमें ओल्ड रेशियो से घटा दीजिए, यानी कि 2/5 और 1/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 - 2 यानी 1/5, और यहाँ पे आपका 2 - 1 5 यानी कि 1 यानी कि 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आंसर आपका 1:1। क्वेश्चन नंबर 14, in the event of death of a partner the accumulated का मतलब पता है आपको, चलिए बताइए,
कमेंट में लिख के बताइए एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है भैया। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो बांटा नहीं गया है, जो बांटा नहीं गया है, सालों से वो एड ऑन होते आ रहा है, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड, जोड़ जाड़ कर। तो पार्टे जब मरेगा, मरने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, जो एक्यूमुलेटेड होंगे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो बांटे जाएंगे किस रेशियो में? तो ओल्ड पार्टनर्स तभी है, तो ओल्ड पार्टनर्स के केस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटर्स विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डाटा ऑफ डेट ऑफ पार्टनर। देखिए जब पार्टनर कोई मर जाता है तो उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, उसका जो नॉमिनी होता है, उसको पैसा दिया जाता है। तो अगर फर्म उसको एक मुश्त लमसम पेमेंट कर देती है तब तो उसे किसी भी तरह का ब्याज देने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो पार्टनर डेथ कर गया, उसका जो नॉमिनी है, अगर उसको पैसा धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में देती है, तो पार्टनरशिप फर्म को उस एग्जीक्यूटर को एज अ लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जिसका जो रेट है वो 6% है। बात समझिएगा कि जैसे एक पार्टनर ए बी सी है, तीन तीन पार्टनर है, और बी मर गया, बी का जो है वो बेटा इसका नॉमिनी है ना, नॉमिनी है। अब मरने के बाद जो है बी गया, उसका अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद गया अपने भैया पार्टनर्स लोग के पास, बोले भैया मेरा पैसा दे दो। अब वो कहता है भैया पैसा तो बिजनेस में लगा दिया गया है, आप जो है इस पैसे को 2 साल में आप 4 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिएगा। तो ये कहता है कि 4 इंस्टॉलमेंट आप पैसा देंगे, 2 साल मेरा पैसा आपके पास रहने वाला है, तो इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है? तो फिर ये कहता है कि भैया आपका पैसा जो है हमारे पास है, तो हम आपको इसके बदले इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। तो वो ब्याज का रेट क्या होगा? वो 6% होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। तो 16 क्या है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड। बैंक का पैसा क्या है? एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फर्म के अंदर की लाइबिलिटीज इंटरनल लाइबिलिटीज, फर्म के बाहर यानी बिजनेस के बाहर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया है, वो आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, और उसका पेमेंट करना सबसे पहले जरूरी है। तो ये जो है वो एक रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर। तो जब पार्टनर्स जब डिजॉल्व होता है फर्म, तो पार्टनर्स जो लोन दिया है फर्म को, वो एक इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है, और उसे उसी के अकाउंट में छोड़ दिया जाता है, या फिर बैंक अकाउंट में पेमेंट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं है और पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनल लाइबिलिटीज कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे पार्टनर्स का वाइफ लोन रहता तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि पार्टनर्स की वाइफ जो है वो फर्म के लिए आउटसाइड पर्सन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड। ध्यान से देखिएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, भैया प्रॉफिट और रिजर्व किसका होगा? पार्टनर्स का होगा, तो ये जाएगा आपको पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द प्रोविजंस कंपनी एक्ट कंपनी कैन इशू। कंपनी एक्ट के प्रोविजन में कितने प्रकार के शेयर्स बताए गए हैं जो कंपनी इशू कर सकती है? 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी 2013। मैंने पिछले मॉडल में बताया था आपको कि अगर प्रीमियम की बात हो तो 52 और डिस्काउंट की बात हो तो 53। 52 में बताया गया कि प्रीमियम पे इशू कर सकती है कंपनी शेयर को, और 53 में मना किया गया है, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। चलिए, तो इसका आंसर 53 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर। इक्विटी शेयरहोल्डर कौन होते हैं भैया? ओनर कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 22, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू। मैंने ही बताया, फॉरफिट करोगे शेयर, है ना, और पैसा जो शेयर फॉरफिट करो उसे फिर से रीइशू कर दो, तो जो पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट बच गया है उसे आप कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ध्यान रखिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर। भैया डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या है? फिक्स एसेट से, करंट एसेट से, रियल अकाउंट कैपिटल लॉस है। ये एक कैपिटल लॉस है। अगर आप अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पे, यानी कि अगर आपका एक डिवेंचर का दाम है 10 रुपया और आप उसको अगर 9 रुपया में इश्यू कर रहे हैं, तो ये आपका 1 रुपया का क्या हुआ? वन टाइम लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 24, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है जो कंपनी किससे इशू करती है? पब्लिक को इशू करती है। क्या चीज के लिए? एज एन एविडेंस कि भैया आप
हम आपसे पैसा ले रहे हैं, बदले में आप ये सर्टिफिकेट रखिए कि हमने आपसे पैसा उधार लिया है, आपको बदले में ब्याज देंगे और इन फ्यूचर 5 साल 10 साल के बाद आपका पेमेंट कर देंगे। तो डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर लोन क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, तो उन्हें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं और शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन। भैया डिवेंचर इशू करने में जो लॉस हुआ है वो कहाँ शो करते हैं? तो वो एसेट साइड में शो करते हैं। भैया एसेट्स और लॉस भी कह रहे हो और आप एसेट्स भी कह रहे हो, जी हाँ। ये डिवेंचर हम इशू किए हैं, तो पैसा जनरेट करने के लिए हमने डिवेंचर इशू किया है और उसमें हमको कुछ नुकसान भी हो गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें पैसा लाने के लिए नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे जो है कंपनी अपना फिक्टिशियस एसेट्स मान लेती है, इमेजिनरी एसेट्स मान लेती है और इसे वो अपने एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेगी और धीरे धीरे आगे जाके उसको राइट ऑफ कर देगी, यानी अकाउंट को क्लोज कर देगी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर, यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ आपका बेचना इन्वेस्टमेंट काम है कि आपका कोई प्रोडक्ट बेचना काम है बिजनेस का? तो आपका कहीं ना कहीं क्या है? प्रोडक्ट बेचना है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने कमाए गए प्रॉफिट से आपने कहीं इन्वेस्ट किया गया, उसको बेचने से प्रॉफिट हो गया है, वो वन टाइम आपका प्रॉफिट है, इसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व। तो इतना आसान क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व कहाँ शो करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे जनरल रिजर्व को। क्वेश्चन नंबर 29, करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सन्डे डेटर्स, कैश इन स्टॉक, सभी। यहाँ पे हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, इसको काटिए। यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 30, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्या रिकॉर्ड करते हैं? एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, यानी अपने मन से। रिकॉर्डेड फैक्ट, जी हाँ, रिकॉर्ड फैक्ट जो जर्नल में ट्रांजेक्शन पे जर्नल किया गया, जर्नल से लेजर किया गया, लेजर से ट्रायल बैलेंस किया गया, उसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। तो ये आपका याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अनुमानित फैक्ट नहीं होते हैं, मनमौजी फैक्ट्स नहीं होते उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एन एनुअल रिपोर्ट, कंपनी जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट यानी कि हर साल एक रिपोर्ट इशू करती है, किसे? शेयर होल्डर को इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कट, प्रॉफिट एंड, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, जहां पे कंपनी का इनकम पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है, लॉस पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हम उसे जब इंटरप्रेट करने, एनालाइज करते हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? आलोचना करते हैं, हाँ भाई कैसे प्रॉफिट हुआ, क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस क्यों हुआ, कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस बेटर हुआ है या खराब हुआ है, और एक लास्ट में कंक्लूजन तो पहुंचते हैं और हम डिसीजन मेकिंग में आगे जाके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन में तीनों एक्टिविटी, तीनों प्रोसेस इंक्लूड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है? सेम, एक प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन को करंट ईयर के इंफॉर्मेशन के सेम इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक पैरेलल बेसिस में होता है ना। तो ये आपका होगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। कहाँ गया हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे दोनों जगह वर्टिकल लिख दे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ना। जैसे कॉम्परेटिव, जैसे पिछले साल आपका कैपिटल 2 लाख रुपए था, इस साल आपने 3 लाख यानी 1 लाख आपने शेयर इशू कर दिया था। तो देखिए ये क्या है, आप कंपेयर करेंगे, पिछले साल 2 लाख का कैपिटल था, इस साल मेरा 3 लाख का। तो ये जो कंपेरिजन हो रहा है ये आपके पैरेलल में हो रहा है ना। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल, कॉमन साइज स्टेटमेंट में लायबिलिटी और इक्वल को या फिर एसेट्स को 100 अज्यूम कर लिया जाता है। In a common size statement, the amount of net sales is assumed to be equal to, यहाँ पे common size statement में net sales को, यानी कि जब हम इस इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कॉमन साइज का, तो उसमें हम नेट सेल्स को सभी आइटम के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसका वहां भी आपको 100 मान लिया जाता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज को एक आइटम लाइबिलिटीज का कंपेयर करते हैं, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम नेट सेल्स को सभी आइटम्स के साथ कंपेयर करते हैं, दोनों को 100 अज्यूम करते हैं, 100, ध्यान रखिएगा।
कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट हो या फिर इनकम स्टेटमेंट, दोनों में अज्यूम सॉ करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, स्टॉक टर्नओवर किसके अंदर में आता है? एक्टिविटी रेशियो में अंदर में आता है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर। द आइडियल, चलिए मैं बता दूं, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो में दो चीजें आती हैं, एक आता है करंट रेशियो, एक आता है लिक्विड रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत सारे रेशियो आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बहुत सारे रेशियो आते हैं। एक्टिविटी रेशियो में आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा, आपका एवरेज इन्वेंट्री रेशियो आएगा, बहुत सारे रेशियो हो जाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए, तो आपका ये आंसर स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंदर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सेकंड मॉडल का हमारा यानी कि प्रोजेक्ट ट्रेल का फर्स्ट मॉडल और इस वीडियो का सेकंड मॉडल का सॉल्यूशन जो है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं, फिर थर्ड और फोर्थ रहेगा। सो द आइडियल करंट रेशियो इज, बताया था मैंने, आइडियल करंट रेशियो जो है वो 2:1 होता है और आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेगा? ये कोई सवाल है पूछने का? कैश बेस पे बनेगा और किस पे बनेगा? कैश बेसिस पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम, कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है? तो गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या है? वो खर्चा जिसमें पैसा जा नहीं रहा है, पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब डेप्रिसिएशन होता है, एसेट्स का जब वैल्यू डाउन होता है तो पैसा का फ्लो नहीं होता है, बस वैल्यू घट जाता है, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। लेकिन कैश सेल्स क्या है? एक कैश आइटम है ना। ये क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए, आपका जो है सेकंड प्रोजेक्ट डेल का फर्स्ट मॉडल और आज का इस वीडियो का सेकंड मॉडल कंप्लीट हुआ।